नेपाल में जारी उथल पुथल ने एक बार फिर गुरु गोरखनाथ की सदियों पुरानी भविष्यवाणी को चर्चा में ला दिया है। वैसे तो नेपाल की सड़कों पर 2025 से लगातार विरोध की आवाजें सुनी जा रही थी, लेकिन सोमवार को जेन जी का पारा जो आसमान पर पहुंचा, उसने संसद से लेकर प्रधानमंत्री के दफ्तर और घर तक को सुहा कर दिया। केपी शर्मा ओली सरकार को शायद ही इस बात का अंदाजा होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन उनकी कुर्सी तक छीन लेगा। नेपाल की सड़कों पर उतरे जेन जी के युवा प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के साथ ही राजशाही की बहाली की भी मांग करते दिखे। राजधानी काठमांडू में पिछले 2 दिनों से एक नारा गूंज रहा है। कई युवा प्रदर्शनकारी राजा आउनु पर्च के नारे लगाते हुए दिखे, जिसका मतलब होता है राजा वापस आना चाहिए। जेन जी के इसी नारे को लोग गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि 18वीं सदी में नेपाल को एकजुट करने वाले राजा पृथ्वी नारायण शाह को गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया था कि उनके वंश की राजशाही 11 पीढ़ियों तक चलेगी। नेपाल के राजशाही समर्थक मानते हैं कि यह भविष्यवाणी राजा दीपेंद्र शाह के साथ पूरी हो गई। 2001 की राजमहल हत्याकांड में वो कोमा की हालत में सिंहासन पर बैठे और उनकी छोटी सी अवधि को राजशाही की 11वीं पीढ़ी माना गया। 2008 में राजशाही का औपचारिक अंत इसी भविष्यवाणी का फल माना गया। हालांकि नेपाल में कई लोग राजा दीपेंद्र के शासन को 11वीं पीढ़ी का राज नहीं मानते और उनका ये कहना है कि शाह वंश की एक और पीढ़ी अभी नेपाल पर राज करेगी। नेपाल में सरकार के खिलाफ जेन जी के इस उग्र प्रदर्शन के बीच सबकी नजरें राज परिवार पर टिकी हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि नेपाल जब हिंसा की आग में जल रहा है, तब ऐसे समय में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह आखिर कहाँ हैं? दरअसल राजा ज्ञानेंद्र शाह साल 2008 से ही सार्वजनिक जीवन से दूर हैं। वो काठमांडू स्थित निर्मल निवास और कभी कभी नागार्जुन हिल स्थित अपने कॉटेज हेमंताबास में रहते हैं। मार्च और मई में वो सार्वजनिक समारोह में शामिल होते हैं, जिसमें हजारों समर्थक आज भी उनके दर्शन के लिए जुटते हैं। उनकी बहू हिमानी शाह और पोते हृदयेंद्र को भी हाल ही में जनता के बीच देखा गया था। हालांकि ज्ञानेंद्र ने अब तक औपचारिक रूप से सत्ता में वापसी की कोई इच्छा ऐसी जताई नहीं। नेपाल ने वर्ष 2008 में गणतंत्र की घोषणा के बाद लोकतांत्रिक यात्रा शुरू की, लेकिन पिछले 17 वर्षों में बार बार सरकारें बदली, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बेरोजगारी बढ़ती गई। वर्ल्ड बैंक के अनुसार बीते साल नेपाल में युवा बेरोजगारी 20% रही और हर दिन करीब 2000 युवा विदेशों में काम की तलाश में निकलते हैं। ऐसे हालात में टिकटॉक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म युवाओं के गुस्से और राजनीतिक अभिव्यक्ति का मंच बन गए हैं। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद सवाल है कि नेपाल का अगला नेतृत्व आखिर कौन करेगा? मुख्य धारा पार्टियां अब भी गणतंत्र के पक्ष में हैं और राजशाही की वापसी को सिरे से खारिज करती हैं, लेकिन सड़क पर उठती आवाजें और युवाओं का गुस्सा ये दिखाता है कि नेपाल का राजनीतिक भविष्य अस्थिर मोड़ पर खड़ा है। गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी की अगर माने तो शाह वंश की 11 पीढ़ियों के साथ राजशाही का अध्याय समाप्त हो चुका है। लेकिन नेपाल की सड़कों पर गूंजते नारों और युवाओं की आक्रोशित भीड़ को देखकर यह सवाल फिर उठ रहा है, क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? नेपाल के इतिहास को उठाकर अगर देखें तो यहाँ राजशाही परंपरा का अंत किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। नेपाल की राजशाही परंपरा करीब 250 सालों तक शाह वंश के अधीन रही। इसकी शुरुआत 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा से की, जिन्होंने काठमांडू घाटी के छोटे राज्यों को जीतकर नेपाल को एकीकृत किया। शाह राजा हिंदू धर्म के संरक्षक माने जाते थे और भगवान विष्णु के अवतार कहलाते थे। 19वीं सदी में 1846 के कोत पर्व के बाद जंग बहादुर राणा ने सत्ता हथिया ली। राणा शासन, जो कि 1846 से 1991 में राजा नाम मात्र के थे, जबकि राणा प्रधानमंत्रियों ने निरंकुश शासन किया। 1950 से 51 की क्रांति ने राणा शासन को उखाड़ कर फेंक दिया। राजा त्रिभुवन ने भारत के समर्थन से दिल्ली समझौते के तहत सत्ता हासिल की, जिससे संवैधानिक राजतंत्र शुरू हुआ। 1960 में राजा महेंद्र ने संसद भंग कर पंचायत व्यवस्था लागू की, जो राजा केंद्रित थे। 1990 के जन आंदोलन ने राजा बीरेंद्र को संवैधानिक राजतंत्र स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। 1996 में माओवादी विद्रोह शुरू हुआ, जिसने राजशाही के खिलाफ विद्रोह को तेज किया। काठमांडू के नारायणहिती पैलेस में साप्ताहिक शाही भोज चल रहा था और तभी अचानक सैनिक वर्दी पहनकर हाथों में बंदूकें लिए क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह आए और अपनी ही परिवार पर गोलियां बरसा दी। इस नरसंहार में बीरेंद्र, वीर विक्रम शाह, रानी ऐश्वर्या, बेटा निरंजन, बेटी श्रुति और परिवार के अन्य 7 सदस्य मारे गए। उसके बाद दीपेंद्र ने खुद को गोली मार ली। इसके बाद ज्ञानेंद्र राजा बने, लेकिन उनकी
अलोकप्रियता ज्यादा थी। 2005 में ज्ञानेंद्र ने प्रत्यक्ष शासन लागू किया, जिससे जनता और राजनीतिक दलों में असंतोष भड़क उठा। 2006 का दूसरा जन आंदोलन नेपाल में राजशाही के अंत का कारण बना। 7 दलीय गठबंधन और माओवादियों के बीच 12 सूत्रीय समझौता हुआ। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, जिसके दबाव में ज्ञानेंद्र ने संसद बहाल की। नवंबर 2006 में शांति समझौते ने माओवादी विद्रोह समाप्त किया। जनवरी 2007 में अंतरिम संविधान ने राजा की शक्तियां निलंबित की और आखिर में अप्रैल 2008 के संविधान सभा चुनाव में माओवादियों को बहुमत मिला। फिर 28 मई 2008 को सभा ने 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। ज्ञानेंद्र को नारायणहट्टी पैलेस छोड़ना पड़ा, जो कि अब संग्रहालय भी बन चुका है। उसके बाद रामवरण यादव ने नेपाल के पहले राष्ट्रपति वो बने। देखा जाए तो हाल के वर्षों में आर्थिक संकट के बीच राजशाही बहाली की मांग उठी है और एक बार फिर से वहां पर राजा वापस आए, राजतंत्र वापस आए, ऐसे नारे लगने लगे हैं।